ओके, तो अपन जैसे कि एपी है ना, एपी कर रहे हैं तो वही फॉर्मूला लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे अब थोड़े है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है और ये वाला सिक्स क्वेश्चन, ये रिलेटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे अपने क्या है, जैसे देखो, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11 8 5 2 एंड सो ऑन। तो ये कहना चाह रहा है कि -150 जो है इस है ना ए सीरीज की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की टर्म है या नहीं, चेक करो। तो अब कैसे पता चलेगा है या नहीं? तो ये करने का तरीका क्या है इसको, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। आपके सामने फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो सबसे पहला रीजन तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्या करो, ये पता करो कि आपको गिवन क्या क्या है। तो ए एन आपको दे रखा है 150 माइनस का, जो जिस पोजीशन पे वो नंबर है, nth पोजीशन पे वो जो नंबर है, जो अगर हम लेट करते हैं कि हाँ इस सीरीज में ये नंबर है, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि भाई ऐसे ऊपर लिख देना कि इफ -150 will be a part of this series then it should be an nth टर्म, मतलब an। तो an हमने मान लिया -150, जो टर्म हमें पता करनी है कि इस सीरीज में है नहीं, उसको हम an की जगह लिख देंगे। a क्या है, तो a हमारा यहाँ पे क्या दिया है, तो इसके अंदर हमें ap में दिया है 11, फर्स्ट टर्म हमेशा a होती है, तो यहाँ पे हम a की जगह लिख देंगे 11, ठीक है। n हमें पोजीशन ही तो नहीं पता है कि ये कौन सा पार्ट, मतलब ये जो -150 है ये इस सीरीज में कौन सी पोजीशन पे आता है, और आता भी है तो कौन सी पोजीशन में, और नहीं आता है तो फिर अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप ही n जो है वो उल्टा पुल्टा आएगा। अब लेकिन अब बात आती है डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो देखो 11 8 5 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो ऑब्वियस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 11 कितना आएगा, माइनस का 3, 5 माइनस 8 करो माइनस का 3, 2 माइनस 5 करो माइनस का 3, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया कॉमन, -3। अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, इसको ले जाते हैं उधर। तो ये हुआ तुम्हारा -150 -11, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी इक्वल टू n माइनस वन -3, ठीक है। अब -150 -11 कितना बनाता है, तो ये बनेगा माइनस का 161, और ये क्या है n-1, और ये -3 जो है इस n-1 ब्रैकेट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। ये ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली सोचो, अगर कहीं लिखा है 2 और ब्रैकेट में लिखा है x+1, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 क्या इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसलिए ये -3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो इसको लिख देते हैं नीचे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 3 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 3 5 ज़ा 15, ठीक है, बचा क्या 1, तो 11, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और हो रहा है क्या, अब तो डेसिमल में आ रहा है, आ ही नहीं रहा अब, वही 3 3 ज़ा 9, तो ये चलता रहेगा। तो नोट करो n-1 की वैल्यू कितनी आई, 53.33, तो देखो यहीं पे एंड हो गया। अब आप भलिए -1 इधर लाके प्लस कर भी दो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 54.33 बनेगा, तो भी है तो डेसिमल में ही, है ना। n-1 जो है वो उधर ले जाके अगर आप 53.33 के साथ प्लस भी करते भी हो, तो भी n की वैल्यू कितनी आएगी, 54.33 एंड सो ऑन। तो आ तो डेसिमल में ही रही है, और मैंने तुम्हें बता रखा है कि कोई भी रैंक, कभी भी किसी इंसान की रैंक कभी ऐसे हुई है कि तेरी 3.5 रैंक आई है, ये क्या बात हुई, ये क्या होता है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। चार बच्चे लाइन में खड़े हैं और बोलेंगे कि तू है ना कि पौने पौने चारवा बच्चा है, पौने चारवा बच्चा क्या होता है ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे तू हाफ 1.5 है ना कह रहे बंदा है, ऐसे कभी बोलते हैं, तो कभी भी एन जो होता है, वो रैंकिंग जो होती है वो कभी भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में और नेगेटिव में कभी नहीं आती। अगर आ रही है तो समझ जाना वो टर्म आपके इस सीरीज में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये ना डेसिमल में आया, इसका मतलब हम एंड में लिख देंगे सिंस n इज अ डेसिमल वैल्यू देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, गिवन एपी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7।
चलो एक फिफ्थ का एक पार्ट बताता हूँ। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अब आपको एन पता करना होता है। आपको क्या करते हैं, सीरीज की स्टार्टिंग के 3 टर्म 4 टर्म दे देते हैं, ताकि जिससे आपको डिफरेंस पता चल सके, क्योंकि एटलीस्ट 3 टर्म तो देने पड़ेंगे तभी डी निकाल पाओगे। कॉमन डिफरेंस दो के कम से कम दो दो के बीच में निकालोगे तभी निकलेगा, पता चलेगा कि सेम क्या है। और एक लास्ट टर्म दे देते हैं उस सीरीज की, कि एंड कहाँ पे हो रहा है, किस नंबर तक जा रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो फिर ये करने के बाद क्या होता है, आपको पता करना होता है कि भाई ये इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी, मतलब एन पता करना होता है टोटल। टोटल पोजीशन नहीं पता करनी है, एनथ नहीं पता करना है टर्म। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है कि कितने टर्म्स हैं। तो अब जरा मैं ये नेगेटिव वाला करता हूँ, ताकि हार्ड वाला करेंगे तो समझ आएगा। तो पहले तो यहाँ से आप निकालो डिफरेंस क्या आएगा। तो 15.5 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको अगर सॉल्व करते क्या आता है, 15 2 30 और ये 31। तो 31/2 -18, ऑब्वियस है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आएगा, तो 31 -36/2, तो -5/2, है ना, यही बनेगा। तो ये 5/2 हमारा आ गया। चाहो तो और वापस एक बार और करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने लिखा 13 -31/2। ठीक है, तो ये कितना देगा, तो ये आएगा तुम्हारा 26 -31/2, तो -5/2। देखो सेम ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब तो तभी तो बोलते हैं डी को कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर दो टर्म्स के बीच, एडजेसेंट दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। अब लास्ट टर्म क्या है, तो मतलब इनडायरेक्टली ए एन दे रखा है आपको -47। ठीक है, तो बस ए भी आपको दे रखा है कितना, 18। तो अब निकालते हैं, एन पता करना है ना। ये फॉर्मूला है आपका, n-1 डी। ए एन कितना, -47, ए कितना 18 प्लस n-1, और यहाँ पे आपका डी कितना है, तो डी है -5/2। अब 18 जाएगा लेफ्ट साइड में, तो -47 -18 n-1, ये हो गया -5/2। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, तो ये कितना होगा, ये होगा अपना 5। ठीक है, और ये बन जाएगा 6, तो -65 इक्वल टू n-1, और इनटू में है -5/2। तो अब मैंने तुम्हें याद हो तो जितनी बार भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एन निकालने के केस में, तो आप एक चीज मेरा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मेरा तरीका क्या हो रहा है, कि मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को दो ब्रैकेट ओपन करके इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला स्टेप मैं कर नहीं रहा हूँ बार बार। क्यों, क्योंकि जब दिख ही रहा है कि n-1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे दो स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। कैसे, मल्टीप्लाई करे जो अलग, फिर उसके बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको उधर शिफ्ट करना, फिर उस इधर जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करना बढ़ेगा। इससे बेटर है इसको सीधा वहां ले जाओ, कटिंग कर दो, और ये जो -1 होगा ये उधर जाके प्लस कर देना बस, है ना। तो इसलिए -5/2 शिफ्ट होगा तो क्या होगा, तो -5 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, और 2 डिवाइड में तो वो चला जाएगा ऊपर। तो -65 इंटू 2 और नीचे -5 इक्वल टू n-1। तो माइनस माइनस कैंसल, ये क्या होगा, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। ठीक है, तो कितना आया 26 n-1, -1 इधर गया, तो n की वैल्यू आई 26 + 1 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो ये तरीका होता है, वापस देख लो। ठीक है, ये फॉर्मेट था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से, अगर अब वो जो मैं बार बार बोल रहा था थर्ड चैप्टर, उसका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कोई उठाते हैं। ये रहा, सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है कि 31st टर्म पता करनी है उस एपी की, जिस एपी के 11th टर्म तो दे रखा है 38 और 16th टर्म दे रखा है 73। ओके, आई थिंक इजी लग रहा होगा, है ना। इजी है, कुछ हार्ड होता ही नहीं है। तब यहाँ पे क्या है, हमें A11 दे रखा है 38। ठीक है, और दूसरा हमें A16 दे रखा है जो है 73। ठीक है, A11 11th टर्म बोलिए ना, तो A11 दे रखा है 38, A16th टर्म बोलिए तो A16 दे रखा है 73। ठीक है, और क्या निकालना है, हमें निकालना है A31।
वो पता करना है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को बुक से दी है तो इतनी हम लिख के उसको बुक को साइड में करते हैं और अब शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? तो भाई A11, तब जरा बताओ फॉर्मूला क्या होता है? तो A11 इक्वल टू, वो हमें दिया है 38 इक्वल टू A प्लस n है 11 माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, ये होगा। तो इक्वेशन क्या बन के निकलेगी आपकी? A प्लस 11 माइनस 1 10, तो 10D इक्वल टू 38। ये आ गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट A16 इक्वल टू जो दिया है आपको 73, A प्लस 16 माइनस 1D। ठीक है, तो क्या बना? A प्लस 16 माइनस 1 15, तो 15D इक्वल टू 73। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आ गई। अब आगे सॉल्व करते हैं। और अब तुम्हें पता होगा सॉल्व कैसे किया जाता है। तो A प्लस 15D इक्वल टू 73 और A प्लस 10D, इस चैप्टर में तो एलिमिनेशन ही सबसे इजी रहेगा। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस का माइनस, इसका प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 10 5D। ठीक है, 73 माइनस 38 कितना होता होगा? 35। ठीक है, तो D इक्वल टू 35/5 आया 7। डिफरेंस आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन यूज करके उससे A निकाल लो, और फिर जब आपको A पता है D पता है तो फिर A31 निकालना तो आसान हो जाएगा, है ना? आसान है। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38, तो A प्लस 10D की जगह 7 लिखा और ये 38, तो A प्लस ये कितना 70 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का 35। तो पहली टर्म आ गई। अब क्या करें? तो माइनस 35 दिया है, तो अब चलो A31 निकालना है। तो A प्लस n माइनस 1D था। ठीक है, n की जगह 31 रखा है, तो A कितना है? 35 माइनस का n हमारा 31 है, और डिफरेंस कितना आया है? 7। तो A31 कितना आएगा? माइनस 35। अब 31 माइनस 1 30, और 30 इंटू 7 210। A31 कितना आया? तो अब 210 माइनस 35 करो, कितना आता है? तो ये बन जाएगा 5 और ये 20, तो ये बन जाएगा 175। तो इसका मतलब 31st टर्म जो है वो कितनी आएगी? 175। ठीक है, वापस देखना क्या किया मैंने। A31 31st टर्म निकालनी थी, 11th टर्म दे रखी थी, 16 टर्म दे रखी थी, दोनों की वैल्यू से मैंने इक्वेशन तैयार करी। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों का एलिमिनेशन मेथड से मैंने उससे D निकाला। D को मैंने दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट किया तो A मिला। फिर A पता है, D पता है, और हमें ये भी पता है कि कौन से नंबर वाली टर्म निकालनी है, पोजीशन वाली 31st टर्म निकालनी है पोजीशन की। तो 31 डाला, सॉल्व किया, तो 175 आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या है यहाँ पे? अब ये वाला एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जानना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म? अब देखो यहाँ पे क्या बोला, वही कॉन्सेप्ट है जो अपन ने वहां देखा था, जो 6th क्वेश्चन था कि चेक करो ये टर्म इसमें आती है कि नहीं। लेकिन अब की बार वो टर्म नहीं दी है, वो वैल्यू ही नहीं दी है हमें कि जिसको हमें चेक करना है कि इसमें आती है कि नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली हमें दे तो रखा है कुछ ना कुछ, क्या कि 132 54th टर्म जो आती है। पहले तो क्या करते हैं अपन, 54 टर्म निकालेंगे, 54 टर्म में अपन 132 ऐड कर देंगे तो हमें एक नई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वो वैल्यू इसमें आती है कि नहीं वो पता करना है हमें। ठीक है, करते हैं। ये भी शायद बड़ा आसान है, ऐसे बोलते रहना चाहिए बार बार, अफर्मेशंस बोलते हैं। बार बार कहते हैं ना आसान है आसान है, तो वो इजी पढ़ने लगता है अपने लिए।
अपन कर पाते हैं उसको इजी, वरना कहते ये तो बहुत हार्ड है, ये मुझसे होता नहीं है, ऐसे नहीं। तब क्या करें? ओके, तो जैसे कि सीरीज में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे सामने रहे, ये सीरीज है और 54 टर्म। तो सबसे पहले तो ए क्या दिया है यहाँ पे 3, और डिफरेंस कितने का है? तो 15 माइनस 3 करते हैं तो आता है 12। ठीक है, तो 12 का डिफरेंस है यहाँ पे। अब क्या करना है, तो A54 पहले ये निकाल लेते हैं ताकि इसे पता चले वो टर्म है कौन सी जिससे जिसके अंदर हमें 132 ऐड करना है। या फिर तुम चाहो तो ऐसे भी, मैं जो बता रहा हूँ वो भी कर सकते हो, और चाहो तो ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हो। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 132 डाला, ठीक है, ओके, इधर साइड A54 लिखा, इधर साइड तुमने लिख दिया A प्लस एन माइनस 1 डी, और A और D की वैल्यू डाल दी और n को एज इट इज रखा और सॉल्व कर दिया। ये डायरेक्ट तरीका है। और एक तरीका है कि पहले A54 निकालो, ठीक है, तो 132 प्लस A54 होगा क्या, तो वो होगा 3 प्लस 54 माइनस 1 और डिफरेंस 12। इधर भी 3 प्लस n माइनस 1 और 12। ठीक है, सॉल्व करो अब। तो 132 प्लस, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 135, समझ गए होंगे क्यों? ठीक है, फिर क्या करना है, अब 54 माइनस 1 53, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लिख देता हूँ तुम्हारे लिए 53 इंटू 12, और इधर क्या हुआ 3 प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में 12। अब ये 3 चाहो तो यहाँ लेके आ सकते हो, तो ये, हाँ चाहो तो देखो ये जो मैंने 3 ऐड किया था, ये 3 कैंसिल भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये 3 इधर जाएगा तो ये वापस दे देगा 132। ठीक है, क्योंकि ये 3 जब इधर आएगा तो ये 135 में माइनस होगा 3, तो 132 ही देगा वापस। तो देखो इसलिए चाहो तो ये वाला स्टेप नहीं करके आप ये पहले ही काट सकते हैं। अब 53 इंटू 12 करते हो तो 12 3 सा कितना होता है 36, और 12 5 सा होता है 60, 636। उधर क्या है n माइनस 1 और इंटू में है 12। अब 132 प्लस 636 कितना होता है, तो 6 और ये 8, 336 और ये 7, और ये जो मल्टीप्लाई में 12 है ये कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में n माइनस 1। तो देखो आ रहा है कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कट तो रहा है, क्योंकि 12 वन सा 12, 12 6 ज़ा 72 होता है, फिर कितना आएगा 48, और तो फिर 12 4 ज़ा 12 4 ज़ा है ना 48। तो इनडायरेक्टली क्या निकल के आया, n माइनस 1 इक्वल टू 64, तो n इक्वल टू आ जाएगा 65। तो इसका मतलब यस, n क्या है, 65th टर्म जो है, 65th टर्म पे जो वैल्यू होगी वो 54th टर्म पे जो वैल्यू है उससे 132 जाता है। लेकिन एक चीज रह गई, वो वैल्यू है क्या, वो तो पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू है, तो वो तो भाई ये रही ना, यही तो वो वैल्यू है 768। निकालने की जरूरत ही नहीं, ये तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। वो जो हमने 54 टर्म निकाली थी उसमें 132 ज्यादा थी, तो इसलिए हम दोनों में ऐड कर दिया, तो कितना है 768। तो 768 वो टर्म है जो 65th पोजीशन पे आती है इस सीरीज के अंदर, और वो 54th टर्म में 54 टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, तो ये, ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था कल, उसी तरीके से 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. मतलब आपको एक AP दे रखी है, मतलब यहाँ गिवन नहीं है लेकिन एक AP प्रेजेंट है जिसके अंदर 50 टर्म्स आती है टोटल। तो अब की बार इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, वहां पे जैसे 6 है ना, 11th टर्म 38 थी और 16th 73 थी, तो 16th टर्म ऐसे लिख दिया था इन्होंने कि ये टर्म क्या है 16th है और ये क्या है 11th है। इसी तरीके से 50 टोटल टर्म्स है और लास्ट टर्म दे दिया 106, तो लास्ट टर्म क्या होगी 50th, 50 TH है ना। तो इसका मतलब हमें 50th दे दी है और थर्ड टर्म दे दी है। यहाँ पे भी देखो 2 टर्म दे दी है उन्होंने पूरे एपी की सीरीज की, और है ना, और हमें 29th निकालनी है। सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसे 7 था।
तो कैसे किया आपने इसको? तो सबसे पहले मैंने लिख दिया डेटा जो मेरे पास था। अब डेटा क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि A3, तो A3 इक्वल टू 12, फिर A50 इक्वल टू 106, क्योंकि 50th टर्म थी, लास्ट टर्म क्या है, ऑब्वियस है टोटल टर्म 50 है तो 50th होगी, और A29 निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो जनरल फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, AN इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस N-1D। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे पुट करते गए A प्लस, अब थर्ड टर्म है इसलिए n की जगह 3 रखा, 3-1 और ये d। फिर उसके बाद A3 कितना है 12, तो 12 इक्वल टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब लिखा हमने A50, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, A प्लस n की जगह 50 डाला तो 50-1 और यहाँ पे d, तो 106 A50, 50 A50th टर्म क्या है 106, तो वो यहाँ लिख दिया इक्वल टू A प्लस 49D। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, A प्लस 2D इक्वल टू 12 और A प्लस 49D इक्वल टू 106। तो हमने पहला एलिमिनेशन मेथड यूज किया, A प्लस 49D इक्वल टू 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे एलिमिनेशन में, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, तो A से A कैंसिल हो गया, 49 माइनस 2 47D। ठीक है, और 106 माइनस 12 करते हैं तो 94 आता है। फिर d इक्वल टू 94/47, 47 वन जा 47 टू जा। ठीक है, तो d आ गया 2। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे सिंपल सा है, आपको कोई भी टर्म निकालनी होती है किसी भी सीरीज की, तो उसके लिए आपको a और d पता होना चाहिए। तो d तो हम निकाल चुके हैं, अब a निकाल लेते हैं कोई भी इक्वेशन यूज करके। तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 है, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं 2, तो क्या बन जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4 मतलब 8। ठीक है, तो a आ गया हमारा 8। तो अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, हमारे पास a इक्वल टू 8 भी है और d इक्वल टू 2 भी है। अब हमें क्या निकालना है, 29th टर्म। तो 29 टर्म कैसे निकलती है, a प्लस 29-1 d, ये फॉर्मूला। ठीक है, a कितना है 8, 29-1 28 इंटू d कितना है 2, तो कितना होगा 28 इंटू 2 कितना होता है 56, तो 56 प्लस 8 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 64। तो ये आपकी आ गई 29th टर्म। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वापस एक बार मैं पूरे को आपके सामने शो कर रहा हूँ कि पहले यहाँ से ऐसे करते हुए दो इक्वेशन बनाई जाएगी, फिर उसके बाद दो एलिमिनेशन मेथड से d निकलेगा, फिर यहाँ से हम जाएंगे सीधा यहाँ। ठीक है, इधर क्या करेंगे, a निकालेंगे, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके a निकालेंगे, फिर a और d का यूज करके हम जो भी पूछी है 29th पूछी हो, 17th पूछी हो, या 60 अगर 46 पूछी हो, कुछ भी हो वो टर्म निकाल लेंगे फॉर्मूले में डाल के। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब इसके अंदर लगभग सारे क्वेश्चंस में यही यूजुअल तरीका अपनाया गया है। जैसे 9th क्वेश्चन, सेम तरीका इसमें भी वही होगा। थर्ड टर्म दे दी है आपको 4, 9th टर्म दे दी है -8, तो फिर आपको पता करना है जीरो कौन सी होगी। तो अब की बार इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, अब की बार आपको क्या करना है कि ये नहीं पता नहीं है कि है ना यहाँ पे 29th टर्म क्या होगी या 16 टर्म क्या होगी इसके अंदर, इस 9th क्वेश्चन में। अब की बार आपको टर्म दे दी है कि जीरो जो है वो इस सीरीज के अंदर कौन से प्लेस की होगी, मतलब अब की बार आपको n पता करना है। इतनी देर तो n पता था, यहाँ पे भी आपको 31st, तो ये n पता था, 29th n पता था, और a और d ढूंढे थे और उससे तुमने फिर n का यूज करके इस n का वैल्यू निकाली थी। इसी तरीके से यहाँ पे a और d तो यहाँ पे भी निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि उनके बिना तो अधूरा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे आपको n पता करना है और वैल्यू दे रखी है, an दिया है, n पता करना है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो इसको मैं एक बार बताता हूँ तुम्हें। तो a3 कितना है 4, और a9 कितना है -8। ठीक है, देख के वैसे तो लग रहा है कि आ सकता है इसके अंदर जीरो इस सीरीज में, क्योंकि अगर थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो डी यहाँ पे पक्का माइनस में आएगा, कुछ हिंट यहाँ से मिल जाता है। थोड़ा अगर आपको एपी का नॉलेज अच्छा हो गया हो तो आप यहाँ दिमाग लगा सकते हो कि अगर सबसे स्टार्टिंग की टर्म में है ना कि थर्ड टर्म 4 ना आ रही है,
और आगे बढ़ते बढ़ते 9 टर्म अगर -8 है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ऑब्वियस डी नेगेटिव होगा। तो एक तुक्का ये लग जाता है कि आपका डी जब आप निकालो और आपका गलत आने लग जाए तो समझ जाना कि आपने मतलब नेगेटिव नहीं आया तो समझ जाना गलती है। तब सॉल्व करते हैं। तो A3 इक्वल टू A प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपकी बात 2D क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 - 1 लिखूंगा तो अपने आप ही 2 आएगा। तो कितना बना? तो A प्लस 2D इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A9 इक्वल टू A प्लस, इधर क्या लिखेंगे? A प्लस 8D। शॉर्टकट तरीका, सिंपल सा। आपको जब पता है अंदर n-1 आता है तो जो भी टर्म होती है यहाँ पे नीचे nth लिखा होता है उसको एक माइनस करके यहाँ लिख दिया करो, तो डायरेक्ट ही करो। क्यों बार बार फॉर्मूला लिखना फिर उसके बाद वैल्यू डालना? तो ये आपकी आ गई दूसरे इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड यूज करें, वही है अपने पास एक। तो a प्लस 8D इक्वल टू 8, a प्लस 2D इक्वल टू 4। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसल। 8 - 2 कितना? 6D। -8 -4 कितना होता है? -12। तो D की वैल्यू कितनी आई? -2। ये देखो आ गया ना, मैंने कहा था माइनस में आएगा। अब क्या करना है? A निकालना है, तो A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। तो A प्लस, अब 2 - 2 तो ये कितना होता है? माइनस का 4 इक्वल टू 4। तो A इक्वल टू 4 प्लस 4 मतलब 8। तो कई बार क्या करते हैं पवन जैसे बंदे कि ये -4 है ये उधर चला जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसे कुछ स्टूडेंट करते हैं कि -4 है ये उधर चला जाएगा तो माइनस ये कैंसिल कर देते हैं, जबकि -4 ये 2 इंटू 2 माइनस का 4 बनेगा, प्लस माइनस माइनस। तो -4 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 4 प्लस 4 तो 8 आएगा। तब आपके पास ए है ना, कह रहे ए भी आ गया है और डी भी आ गया है। बस आपको क्या निकालना है? आपको पता करना है कि जीरो जीरो जो है वो इस सीरीज में आता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे थोड़ा जो चेंज है वो देखो ध्यान से कि ए एन की जगह लिखना है अब आपको जीरो, क्योंकि अब की बार उन्होंने टर्म दे दी है। इतनी देर हम क्या कर रहे थे? nth टर्म निकाल रहे थे कि 29 टर्म निकाल रहे थे, फिर 6 है ना 50 16 टर्म निकाल रहे थे, लेकिन अब आपको टर्म दे दी है। तो 0 इक्वल टू ए कितना है? ए आपको 8 दिया है, n-1, डी कितना है? -2। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट सेम वैसे है जो अपन ने इतनी देर ना करे कल किए थे अपन ने क्वेश्चन, कि अब आपको n पता करना है। अगर n एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट इंटीजर आया, तब तो 0 इस सीरीज के अंदर प्रेजेंट होगा, एग्जिस्ट करता है। और अगर n डेसिमल में आया, फ्रैक्शन में आया, या फिर हम किस में बोल सकते हैं इसको, कह रहे वो कह सकते हैं अपन इसको नेगेटिव आया, तो फिर ये नहीं है। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं क्या होता है। तो ये जो 8 है इसको लेके जाते हैं उधर, तो ये बन गया -8। ऑब्वियस है उधर तो 0 था, तो इस किसी वैल्यू का वहां लेके जा रहे तो 0 में सब्ट्रैक्ट करने पे आने तो वही है। ठीक है, और n-1 और ये क्या है? -2। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये जो d होता है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो -2 जो है वो मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा। तो n-1 इक्वल टू -8 अपॉन -2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, n इक्वल टू 4 प्लस 1 तो कितना आया? 5। देखो एग्जैक्ट इंटीजर आया है, इससे पता चलता है कि 0 जो है वो इस सीरीज में एग्जिस्ट करता है। मैं मेन 11th क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। मेन जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं और वो पूछेंगे, अब ये वाले बताता हूँ मैं तुम्हें। 13 और 14 दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट 14 बता रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे है वो देखना। जब आपको कोई लिमिट नहीं दी जाती ना, जब आपको लिमिट नहीं दी जाती है, लेकिन इन्होंने बोल दिया इनडायरेक्ट वे में, इन्होंने लैंग्वेज के रूप में लिमिट दी है। कि लैंग्वेज में कैसे दी है? वैल्यू में नहीं दी। दूसरे 14 में तो वैल्यू में दी, बोल दिया कि 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने नंबर आते हैं वो बताओ इनके बीच में। लेकिन यहाँ पे भी इनडायरेक्टली देखे तो इन्होंने भी लिमिट दे दी है। कैसे? 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल है? तो प्रैक्टिकली सोचो, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100। और सबसे बड़ा क्या होता है? 999, है ना? तो इन्होंने भी इनडायरेक्टली लिमिट दे दी है 100 से 999 तक। ठीक है, लेकिन हमें पता दिमाग लगाना है, क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में नहीं देखते थे कि है ना लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 जो है ना 3 डिजिट नंबर क्या होता है, ऐसे बताओ। तो वही है लोअर क्लास वाला कॉन्सेप्ट। फिर
7 से डिविजिबल बोलो या 7 का मल्टीपल बोलो, मल्टीपल ऑफ 4 बोलो, दोनों का मीनिंग यही होता है कि इन दोनों के क्या करने हमें फैक्टर्स देखने। कहने का मतलब इन दोनों के टेबल को ही चेक करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो अब मैं आपको ये 14 करके बताता हूँ, उसी से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बुक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक का पता चल गया अपन को क्या है उसके अंदर। 10 से 250 के बीच में हमें 4 के मल्टीपल देखना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। अब इसमें देखो दिमाग लगाना होता है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। 4 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 4 के मल्टीपल कौन होते हैं? 4 की टेबल वाले ही सारे होते हैं 4 के मल्टीपल, जैसे 4 फिर 8 थे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे। तो ये क्या हुए? ये सारे 4 के ही मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ पे 10 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, लेकिन इन्होंने 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल आएंगे 4 के, वो पूछा है। तो जरा पता करो कि 10 के जस्ट आसपास कौन 4 का मल्टीपल होता है। तो एक तो होता है 8, एक होता है 12, इन दोनों के बीच में ही आता है 10। लेकिन प्रैक्टिकली देखो 8 तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें 10 से बड़ा चाहिए, 10 के और 250 के अंदर के चाहिए 4 के मल्टीपल। तो क्या लेंगे? पहली टर्म 12 लेंगे। तो पहली टर्म हमें पता चल गई इस सीरीज की, 10 से 250 के बीच में सबसे पहला टर्म तो 4 का मल्टीपल आता है 12। ठीक है, तो ऑब्वियस है दूसरा क्या होगा? 16, फिर क्या होगा? 20, ऐसे चलता रहेगा। तो सारे नहीं लिखने हैं। अब हमें पता करना है कि इस पूरे सीरीज में इस 10 से 250 के ग्रुप के अंदर सबसे लास्ट मैक्सिमम टर्म 4 की मल्टीपल कौन सी हो सकती है। अब ये कैसे दिमाग लगे यार कि सबसे है ना कह रहे लास्ट 4 की मल्टीपल कौन सी होगी। तो ये बड़ा आसान है, जो तुम बचपन में भी करते आए हो, क्या कि जो बड़ा नंबर दिया होता है ना 250, उसको डिवाइड कर देना चाहिए 4 से। तो जब 4 से करोगे तो कितना आएगा? तो 4 6 जा 24। ठीक है, कितना आया? 24। और फिर कितना आया? 10। तो 4 2 जा 8 आया। तो अब ये क्या बना? 62। तो अब जो तुम्हें ऊपर क्वोशिएंट मिला ना, उस क्वोशिएंट को वापस क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा? 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। तो कितना आया? 248। तो यही तो तुम्हारा वो रिक्वायर्ड नंबर है लास्ट। तो इसका मतलब लास्ट इन ना कह रहे कौन सा नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा? 248। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्या किया मैंने कि जो भी आपको बोले, अब जैसे 7 ना कह रहे वो वाला क्वेश्चन है जिसमें 7 के मल्टीपल देखने हमें, तो उसमें क्या करेंगे हम? तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम देखेंगे कि 999 है। तो पहले हम क्या करेंगे? 999 3 डिजिट नंबर सबसे लार्जेस्ट कौन है? 999। उसमें 7 को डिवाइड करेंगे और जो भी निकल के आएगा ऊपर क्वेश्चन, उसको वापस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो हमारा सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हमें देखो, अब हमें पहली टर्म पता है, हमें इनके बीच का डिफरेंस पता है, मतलब डी पता है, ए हमें पता है। ठीक है, और हमें लास्ट टर्म भी पता है, मतलब ए एन भी पता है। और पता क्या करना है? हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 10 से 250 के बीच में 4 की मल्टीपल। तो ये 4 के मल्टीपल है सारे जो कि इन दोनों के बीच में आएंगे। अब ये है कितने, ये कैसे पता चलेगा? तो बस फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है? 248। लास्ट टर्म इसकी ए 248 है, वही बताएगी हमें एन क्या है। और ए हमारा कितना है? 12, एन माइनस 1, और डी कितना है? 4। अब 248 है, ये है ना 12 को उधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 4। अब 248 माइनस ये कितना होता है? तो ये बन जाएगा 236, और ये 4 गया डिवाइड में। ठीक है, तो कितना? n माइनस 1, और 4 से इसको करते हैं तो कितना आता है? तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 लेंगे और 4 9 सा, है ना, यही आएगा। तो इनडायरेक्टली क्या मिला हमें आंसर? अभी मिला नहीं है, अभी लास्ट एक स्टेप बाकी है। n माइनस 1 अगर 59 है तो n कितना होगा? 60, क्योंकि ये -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें टोटल टर्म्स कितनी मिली? तो इससे पता चला कि 4 के मल्टीपल 10 से 250 के बीच में कितने हैं? 60 है। यही कॉन्सेप्ट वो 13 क्वेश्चन में करना है आपको सेम। उसमें आपको बस यहाँ 10 की जगह लिखा होगा 100, क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये होता है, और लाना 250 की जगह लिखा होगा 999।
तो 100 के आसपास तुम्हें पता करना होगा कि 7 का मल्टीपल कौन है, तो वो तुम्हें मिल भी जाएगा। वही इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो अगर नहीं समझ आता है तो। कैसे कि 100 है तो 100 से 7 को डिवाइड करना, तो कितना करोगे, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 आएगा, 30 बना, 7 4 जा 28। ठीक है, तो अब इसमें एक ट्विस्ट है। अब छोटे वाले नंबर में जब आपको पता करना होता है मल्टीपल कौन है, तो इसमें आप 14 7 जा करो तो कितना आता है आपको पता चलेगा, देखना। तो 14 7 जा करते हो आपको पता चलेगा, तो ये आपका होगा 98। लेकिन इसमें आपको अब क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप 100 के आगे बढ़ोगे। वरना ये 98 जो है ये 7 से 100 से छोटा नंबर बन रहा है, जबकि आपको 100 और 999 के बीच में नंबर चाहिए। तो अब आपको 98 को और इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो इसकी इस सीरीज के अंदर घुस जाए। तो कैसे घुसेगा वो, तो हमें एक 7 के मल्टीपल चाहिए, 7 से डिविजिबिलिटी चाहिए, तो 7 ये ऐड कर दो इसमें, क्योंकि 98 7 से होता है, तो इसमें 7 जोड़ दे तो अगला नंबर भी क्या होगा, 7 से मल्टीपल होगा, डिविजिबल होगा 7 के। तो कितना आएगा ये, तो ये आया 105। तो ये जो आपका 105 आया, ये आपकी वो पहली टर्म हो जाएगी उसके अंदर, उस क्वेश्चन में। और इसी तरीके से 999 को 7 से डिवाइड करोगे तो जो भी, बस उसमें फर्क इतना है कि बड़े वाले में जब आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, तो जो क्वोशिएंट आता है उसी से मल्टीप्लाई करके आप इससे छोटा नंबर पता कर सकते हो, लार्जेस्ट नंबर पता कर सकते हो, जो कि इस सीरीज के अंदर है और 7 से डिविजिबल है। और छोटे वाले नंबर में अगर आप, स्मॉलेस्ट नंबर में अगर आप डिवाइड करते हो, तो आपको बस उस नंबर को जो है ना ऐड करना पड़ेगा ताकि आप इसके सीरीज में घुस सको। ये छोटा सा चेंज है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। वही आपको फिर है ना 7 डिफरेंस होगा वहां पे, पहली टर्म आपकी 105 हो जाएगी, लास्ट टर्म आप है ना जो भी यहाँ से आपका 999 से 7 डिवाइड होके जो क्वोशिएंट आएगा उसको वापस 7 से मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका लास्ट टर्म हो जाएगी। और यही तरीका पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, एन निकालने का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये मस्त वाला क्वेश्चन है। चलो एक बार तुम्हें ये दो बता देता हूँ, ऐसे है ना छोड़ने से मतलब नहीं है। मेरे को लगा तुम शायद कर पाओ तो कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पता करना है, डी कहने का मतलब। तो कैसे करेंगे, तो भाई आपको यहाँ पे है ना पहले तो A17 और A10 इन दो का फॉर्मेट बनाना होगा और दोनों को कर देना होगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो जब कोई वैल्यू दूसरी वेना टर्म से एक्सीड कर रही होती है या मोर देन होती है या लेस देन होती है, और वो नंबर दे रखा होता है कि कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, तो इनडायरेक्टली आप अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको डिफरेंस ही मिलेगा कि कितनी ज्यादा है कितनी कम है, उसी का डिफरेंस मिलेगा। तो वही आपको क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा। तो अब डायरेक्ट अगर मैं बताऊं तो क्या बताऊंगा कि A17 माइनस A10 इक्वल टू आपको दिया है 7। डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मेट अगर ये बताऊं तो ये आपको दिया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, A17 की वैल्यू डालनी है, A प्लस है ना 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। अब ये कैसे किया, तो ये आप चाहो तो भले ब्रैकेट लगा के पहले फॉर्मूला डाल सकते हो, फिर ब्रैकेट ओपन करके साइन बदल सकते हो। और ये मैं अभी बता चुका हूँ ये हुआ कैसे, ये मैं अभी बता चुका हूँ कि कैसे हुआ कि भाई n-1 आता है यहाँ पे हमेशा d के साथ, फॉर्मूला यही कहता है a प्लस n-1d। तो n-1 आता है तो इसलिए जो भी नीचे टर्म मतलब वैल्यू n दे रखा होता है उसको एक कम लिख सकते हो आप डायरेक्ट। तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा जैसे ब्रैकेट खोलोगे, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, 16d और ये माइनस 9d, तो ये बन जाएगा आपका कितना 7d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू कितनी है 7/7 1। इतना इजी था, बस इतना सा आंसर सॉल्यूशन है ना। तो इसी तरीके से आपका 12th है, 12th भी सेम ऐसे ही करना है। अब देखते हैं आप कैसे करोगे इसको। आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज 63 65 67 3 10 17 इक्वल। अब हमें क्या करना है, इन ये दो सीरीज दी है लेकिन इन दोनों में हमें पता करना है कौन सा टर्म ऐसा है जो दोनों में आता है सेम है। कैसे पता करेंगे, तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं मानता हूं कि पहली वाली एपी का टर्म जो है वो है आपका
पहली वाली टर्म का जो एपी का है ना, मतलब वो एपी का जो टर्म है वो ए एन है, और दूसरी वाली का मैं स्मॉल ए एन मान लेता हूँ। और मेरे को ये पता करना है कि इन दोनों में एक वो टर्म ऐसी है जो दोनों में क्या है, इक्वल है। तो मैं ऐसे इक्वल टू साइन डाल दूं। ठीक है, अब पहली वाली एपी का मैं सीक्वेंस तैयार करता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन कैपिटल डी। मैं क्यों बड़े बड़े लिख रहा हूँ, ताकि डिफरेंस रहे, क्योंकि दोनों अलग अलग सीरीज है, लेकिन दोनों में ही एक ही ऐसी टर्म है जो सेम है। अब वो कौन से पोजीशन की टर्म है वो हमें पता करनी है इनडायरेक्टली। और इधर लिखता हूँ ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ना तो ये ए और ये ए सेम है, ना ये डी सेम है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग है, कट कर मत कर देना। ठीक है, तो अब क्या करें, अब यहाँ पे ए क्या है बताओ, तो इस सीरीज का ए है 63 और इस सीरीज का ए क्या है 3। तो ठीक है, यहाँ डाल दिया 63 प्लस एन माइनस वन और इधर साइड 3 एन माइनस वन। ठीक है, अब 63 से 65 पे गया तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का। इधर 3 से 10 पे गया तो कितने का डिफरेंस आया, 7 का। तो यहाँ पे आया है 2 का डिफरेंस और यहाँ आया है 7 का डिफरेंस। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, तो भाई अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 63 माइनस 3 प्लस ये अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें अब अपन को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रा बन रहा है। यहाँ पे आपको इधर उधर शिफ्ट करके, ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, फिर तुम्हें प्रीवियस से है ना वीडियो में जो भी है वगैरह खुद है ना प्रैक्टिस करो अच्छे से। और आज ही मैं वो वीडियो डालने वाला हूँ एपी का, जो मैंने कल शूट किया था। कल एक्चुअली मैंने क्या है, ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिए थे तो नेट खत्म हो गया था। ठीक है, वापस देखो यहाँ पे 63 माइनस 3, ये 3 जो था इधर लेके गया। अब ये n माइनस वन इंटू टू, तो ये कितना हुआ 2n माइनस टू, और उधर साइड क्या बन रहा है 7n माइनस 7। अब 63 माइनस 60 कितना होता है ना, 63 माइनस 3 कितना 60 प्लस, ऐसे करते सबको उधर लेके जाते हैं। तो सबको उधर लेके जाते हैं, 60 को यहीं रखते हैं, बाकियों को उधर लेके जाते हैं। तो ये प्लस 2n उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो 7n माइनस 2n, और माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 7 प्लस 2। तो ये बना 60 इक्वल टू 7n। 7n माइनस 2n कितना 5n, और माइनस 7 प्लस 2 कितना माइनस का 5। अब माइनस 5 इधर जाएगा तो कितना बनेगा 65, और ये 5n। ठीक है, तो फिर n की वैल्यू कितनी आएगी 65 अपॉन 5, मतलब कि 13। तो इससे पता चल रहा है कि ये दोनों ही एपी के अंदर, दोनों ही सीरीज के अंदर 13th पोजीशन वाली जो टर्म है वो दोनों में सेम है। अब अगर कोई पूछे कि वो है कौन सी, तो कैसे तो वो निकाल लेते हैं, चलो वो भी करके देख लेते हैं। तो a प्लस 12d, ये हमारा क्या देगा 13 टर्म देगा, है ना। तो a कितना है हमारा 3, 12 इंटू 7, तो 3 प्लस ये कितना होता है 84। तो 84 प्लस 3 कितना 87। तो इसका मतलब 87 वो नंबर है जो 13th पोजीशन पे आता है, इस सीरीज में भी और इस सीरीज में भी। दोनों ही सीरीज में ये 13th पोजीशन पे 87 आता है। ठीक है, तो वापस देखो मैंने क्या किया। इन्होंने बोला था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज इक्वल। कौन n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे दोनों सीरीज के अंदर सेम टर्म आ रही है। तो हमने क्या किया, पहले एपी का है ना nth टर्म और दूसरे एपी का nth टर्म इक्वल कर दिया। इसका a प्लस ये जो मैंने ऐसे लिखा है, तुम चाहो तो इसको है ना पहले अलग अलग सॉल्व करके भी इक्वल कर सकते हो बाद में, सिंप्लीफाई करने के बाद, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे रख रहा हूँ, अच्छे से देख लो कैसे किया ये। ओके, चलो।